नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वाले जो लेक्चर में यहाँ तक चीज़ें देख ली थी, जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे है ना कंप्लीट जो आपका जो कॉपर का मतलब तांबे का जो मतलब कि निष्कर्षण था, उसकी डिटेल जानकारी यहाँ पे हम लोगों ने ले ली थी है। तो हमने यहाँ पे कॉपर का जो धातुकर्म था उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे आपका पहले सिलेबस यहाँ पे देखेंगे है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई अच्छा, यहाँ पे अगर आप क्या बोलते हैं धातु कर्म में आएंगे तो ना अयस्कों का जो है सांद्रण, निस्तापन, भर्जन यानी कि रोस्टिंग, प्रगलन एवं शोध, ये तो उन्होंने मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई दे एक एक करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कॉपर का हो चुका डिटेल में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, आयरन का धातु कर्म बताइए। किसका यहाँ पे हमको जो बताना है, आपका आयरन का। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले दोस्तों, यहाँ पे आयरन का देखने वाले हैं, देन हम इस टॉपिक को फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा टॉपिक है नहीं यहाँ पे, ये बहुत ही मतलब कि जो है मतलब कि जल्दी जल्दी सॉर्ट होने वाला टॉपिक है। मेन पोर्शन हमने यहाँ पे कर लिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आयरन का जो है धातु कर्म यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अरे बस समझ में, हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो क्या है, आयरन या फिर आयरन या वो बोले लोहे का धातु कर्म। ठीक है, तो आयरन देखिए, हमने जैसे वहां पे देखा था कि जो आपका कॉपर है ना, तो कॉपर का जो अयस्क था वो था Cu, है ना, Fe2, CuFeS2 था, अगर आपको याद हो तो, है ना। कॉपर क्या बोलते हैं, पायराइट, ये हमने वहां पे देखा था। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी जो हमारे पास जो लोहा है ना, तो लोहे का भी तो कोई ना कोई तो अयस्क होगा, क्योंकि बिना अयस्क के आप जो है धातु कर्म कैसे कर सकते हैं, तो इसका भी कोई ना कोई तो अयस्क होगा, है ना। तो इसका जो अयस्क है ना, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं मैग्नेटाइट। इसके 3 अयस्क हैं, पहला यहाँ पे जो है मैग्नेटाइट, है ना, ओके, Fe3O4। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे हेमेटाइट, ओके, यानी कि Fe2O3। आइए समझ में। ठीक है, ये जो हेमेटाइट है दोस्तों, यही मेन है, इसका सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे, ये होता है, ये मेन है। ठीक है, मतलब जो आपके खानों से या फिर जो खदानों से सबसे ज़्यादा यही निकलता है। ठीक है, यानी कि हेमेटाइट, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हम इस तरह से आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो इसकी कुछ प्रोसेस हमको पहले से ही पता है, क्योंकि हमने कॉपर पढ़ा, तो ये जो है बिल्कुल कॉपर जैसा ही है ना। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले होगा क्या यहाँ पे, आयरन निष्कर्षण, आयरन का निष्कर्षण। ठीक है, आयरन का निष्कर्षण। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है, ध्यान से मैं यहाँ पे आपके साथ जो है लिखते जाता हूँ, आप भी मेरे साथ नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद इसमें जो प्रोसेस होती है वो अपनाई जाती है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस आपको सब पता ही है, क्या होगा, अयस्क का सांद्रण, है ना, अयस्क का सांद्रण आपको तो पता ही, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं इसके, है ना। फिर सांद्रित सांद्रित अयस्क का भर्जन यानी कि रोस्टिंग, है ना। आई बात समझ में। थर्ड प्रोसेस क्या हो सकता है, अब अयस्क भर्जित अयस्क का प्रगलन यानी कि स्मेल्टिंग, और यहाँ पे क्या था, रोस्टिंग, यहाँ पे था कंसंट्रेशन, है ना। तो ये इस तरह से आगे हम प्रोसेस बनाएंगे, आई बात समझ में। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होएगा, इस वाले यानी कि प्रोसेस में आपको मालूम ही है कि काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे क्या होएगा आपको पता है, अपचयन क्षेत्र होगा, जैसे हमने वहाँ पे भी जो है देखा था, अपचयन क्षेत्र। और क्या होगा यहाँ पे, धातुमल क्षेत्र होगा, है ना। और क्या होगा यहाँ पे क्षेत्र, और क्या होगा यहाँ पे जो है दोस्तों, दहन क्षेत्र में ये बिल्कुल कॉपर जैसा ही है ना, तथा गलन क्षेत्र होगा, ये बिल्कुल उनके जैसा ही है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसका जो है सांद्रण। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, अयस्क का सांद्रण। ठीक है, आई बात समझ में।
इसमें क्या होगा, इसमें जो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट है ना, तो जो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा है ना अलग किया जाता है। ये मैंने पहले भी आपको बस समझाया है। इसमें जो क्या होता है गुरुत्वीय मतलब कि पृथक्करण में होता क्या है, देखो दोस्तों, सिंपल सा होता है कि इसमें एक आइस को पीस करके इसका जो है चूरा बना करके है ना, और उसको झाग के जो है तरह से उबाला जाता है, मतलब कि तारपीन का तेल वगैरह डाल करके। तो इसमें होता क्या है कि जो आपकी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो हल्की होती है तो ऊपर आ जाती है, और आपका मेन जो मतलब कि धातु तो भारी होता है ना, तो वो नीचे आ जाता है। तो ये इसका आइस का हो जाता है सांद्रण। ओके, ये बात आई समझ में? ठीक है जी। अब जो दूसरा यहाँ पे जो है प्रोसेस है उसको समझते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, सांद्रित अयस्क का भर्जन है ना, तो सांद्रित अयस्क का भर्जन। ओके, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब क्या होता है कि हमको भर्जन यानी कि रोस्टिंग करनी है। क्या करना है इसमें, रोस्टिंग करनी। तो ये कैसे होगा इसको समझते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो हवा होती है उसको सबसे ज़्यादा गर्म करके और इसमें पास कराई जाती है, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं, उस स्टेप को हम पढ़ते हैं अगले वाली स्लाइड में, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्लाइड होगा। ओके, आइए यहाँ पे समझते हैं। तो क्या क्या यहाँ पे जो है यानी कि प्रोसेस होता है उसको समझ लेते हैं एक बार यहाँ पे, है ना। प्रोसेसिंग क्या क्या होती है, तो ये ए प्रोसेस है। ओके, तो क्या क्या यहाँ पे जो प्रक्रिया या प्रोसेस कहें, तो ए प्रोसेस के अंदर होती है, किसके अंदर, रोस्टिंग के अंदर। पहला क्या होता है कि इसमें जो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा मतलब कि नमी, तो पहला होता है CO2 प्लस नमी बाहर निकल जाती है, ठीक है, निकल जाती है। ऑब्वियस है, अगर आप कोई चीज़ को जो है गर्म करेंगे तो हवा तो मतलब पानी तो भाप बन के वैसे ही निकल जाएगा, और यहाँ पे CO2 भी निकल जाती है, ठीक है। ओके, जो बी पॉइंट है वो क्या है कि आर्सेनिक सल्फर के ऑक्साइड गैस के रूप में बाहर नहीं, सेम जो यानी कि कॉपर में था। अगर आप देखें यहाँ पे कॉपर का जब हमने पढ़ा था, है ना, तो यहाँ पे आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे देखिए जो कॉपर वाले में था सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए सल्फर और ये इस तरह से बाहर हो जा रहा है ना, एंटीमनी आर्सेनिक अशुद्धियाँ हो जा रही हैं बाहर। तो सेम चीज़ यहाँ के अंदर भी है ना, यहाँ पाओगे। तो वही चीज़ मैं फिर से लिखूँगा यहाँ पे, है ना, कि आर्सेनिक एवं है ना सल्फर, आर्सेनिक एवं सल्फर के ऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह से ये बातें होती हैं। ओके, ये हमने देख लिया था। ओके, थर्ड पार्ट यहाँ पे देखते हैं इस तरह से, है ना। तो ऑब्वियस है, मैंने दो चीज़ समझाई, ये मेन है। बाकी तो आप बहुत सारे स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या होगा, CO2 प्लस नमी यानी कि H2O, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे भाप बन के, है ना। फिर क्या होगा यहाँ पे आर्सेनिक और प्लस ऑक्सीजन के जैसे ही रिएक्शन होगा तो यहाँ बन जाएगा क्या, सॉरी AS आर्सेनिक ऑक्साइड। ये जब मैं ऐसे लिखता हूँ इसका मतलब होता है कि गैस बन के बाहर निकल गई। आई बात समझ में, ठीक है। इस तरह से जो थर्ड है वो है सल्फर प्लस O2 मिलेंगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ये भी गैस बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे एक और चीज़ कमाल की बात है। ओके, ये मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि अब अगर ध्यान समझेंगे, अब अगर इस अयस्क में कार्बोनेटेड या फिर जो है कार्बोनेट क्या होगा, Fe2CO3 होगा, है ना, या Fe2 हटा देंगे तो क्या होगा, CO3 होगा। ये क्या है अपना जो है यानी ये कार्बोनेट है ना, की उपस्थिति हुई, है ना। ये एक जो कंडीशन है ना, हुई तो फिर क्या होगा, तो फिर
आपको मालूम है क्या होना है, क्योंकि FeCO3 को जैसा आप यहाँ पे जो है मतलब कि गर्म जो है करेंगे, मैंने बताया था ये जब ट्रायंगल बनता है इसका मतलब होता है गर्म करना। तो FeO और प्लस क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में। और वापस से जो जो FeO है, FeO और प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर आप यहाँ पे जो है कराते हैं तो क्या बनेगा, 2Fe, ठीक है, 2O3, यानी कि फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। ये हमने देखा था। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ समझने वाली बात है कि देखिए दोस्तों, मैं पेन का रंग थोड़ा सा चेंज कर लेता तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ समझा सकता हूँ तुम्हें। देखो ये देखो, इसमें ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या है, Fe2O3 है। अब ये एक तरह से देखा जाए तो ये आयरन का ऑक्साइड है। ये क्या है, आयरन का क्या है दोस्तों, ये ऑक्साइड है। अब आयरन का ऑक्साइड, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। तो ये ऑक्सीजन आने के चक्कर में ना ये खोखला हो जाता है, खोखला, या इसमें छेद हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। ऐसा इसलिए तो हमने किया। अब छेद हो जाता है तो क्या होता है, इसका अपचयन आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है ना। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ एक नोट बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे कि उपरोक्त प्रक्रिया में, उपरोक्त जो है प्रक्रिया में, है ना, फेरस जो है कार्बोनेट है ना, फेरस कार्बोनेट की उपस्थिति, है ना, उपस्थिति के कारण फेरिक ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है ना, ओके, बनता है, जिस कारण है ना अयस्क सरंध्र हो जाता है, जिससे इसका अपचयन आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। आई बात समझिए दोस्तों, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये प्रोसेस हमने समझ लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका ध्यान से समझेंगे, हमने यहाँ पे इसका जो है सांद्रण समझ लिया। अब इसका हमने रोस्टिंग भी समझ लिया, यानी कि भर्जन समझ लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, यानी कि आपके आयस का जो है प्रगलन, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, आयस का प्रगलन, ठीक है, ठीक है। ये समझते हैं, इसमें होता क्या है, ध्यान से समझते हैं इसमें, ठीक है। मैं पहले आपको एक बार क्या बोलते हैं कि वर्डिंग में मैं बोल देता हूँ, किसको लिखवाऊंगा, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो भी अयस्क हमको मिला है उसमें क्या बोलते हैं कि कार्बन और चूना मिलाकर यहाँ पे भी जो है बात्या भट्ठी का यूज़ करेंगे, तो जो है बात्या भट्ठी में जो है डाल दिया जाता है, ठीक है। अब चूंकि जो मतलब कि बात्या भट्ठी होती है उसमें कप एंड कोन की व्यवस्था होती है, जिससे सारी जो है चीज़ों को आसानी से यहाँ पे डाला जा सकता है। अब ये जो मतलब कि बात्या भट्ठी का जो टेम्परेचर होता है ना दोस्तों, वो एक समान नहीं रहता है, वो नीचे से ऊपर की ओर उसका जो है तापमान घटता रहता है। आई बात समझ में। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जहाँ पे तापमान ज़्यादा रहेगा वहाँ पे जो प्रोसेस है वो हार्ड एंड फास्ट होएगी, और जहाँ पे प्रोसेस कम रहेगा वहाँ पे मतलब अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं कि प्रगलन है, इसमें सबसे पहले हम एक यहाँ पे जो बात्या भट्ठी बनाते हैं और डिटेल में थोड़ा समझते हैं, ओके। सो यहाँ पे भी हम एक जो है बात्या भट्ठी बनाएंगे। देखिए मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो आपको थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, ओके यार बन जाओ। ड्राइंग में ज़्यादा आती नहीं है, तो आपको थोड़ा ऐसे ही जो है कंसिडर, आप जब बनाओगे तो आप अच्छे से बनाना, ओके।
सो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो है मतलब कि वात्यावट्टी का जो हमने एक मतलब रफ सा जो है डायग्राम बनाया है वो हमने इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। सो ये आपकी जो है वात्यावट्टी का इस तरह से एक जो है मतलब कि रफ सा डायग्राम बनाया है। जब आप बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे, ओके। सो इसमें होता क्या है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि चार्ज में आप देख पा रहे हो यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है। चार्ज में CaCO3 यानी कि चूना है ना, प्लस लोहे का जो अयस्क होता है प्लस ऑक्सीजन, इन सबको मिला करके है ना, इन सबको मिला करके एक कोन यहाँ पे होता है। कोन एंड जो क्या होता है कि जो है कप की व्यवस्था होती है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिख पाए वो, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो आप, ओके, ये देखो ये कप एंड कोन जैसा व्यवस्था है, मतलब ये कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से एक व्यवस्था होती है। इसके अंदर इन सभी चीज़ों को इस तरह से डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये सबको भरने के बाद उसमें जो है वो धीरे 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 उस तरह से गिरता रहता है, ठीक है। तो ये उसमें जो है मतलब कि डाल दिया जाता है। और जो यहाँ पे जो वात्यावट्टी है ना, वात्यावट्टी का तापमान एक सा नहीं रहता है, एक सा नहीं रहता है ना, अलग अलग रहता है, अलग अलग रहता है। अब ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है ताकि कई चरण में, कई जो है चरण में अभिक्रिया संपन्न कराई जा सके, संपन्न कराई जा सके। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो इसकी रेंज होती है ना, हालांकि मैंने इसमें कम बताया, लेकिन यहाँ पे जो रेंज होती है इसकी जो तापमान की, जो तापमान की जो रेंज होती है, तापमान की जो रेंज होती है दोस्तों, है ना, वो 200 डिग्री सेल्सियस से ले करके 1600 डिग्री सेल्सियस तक ये होता है। इसी रेंज में वो पूरा तापमान होता है। और इस पूरे प्रोसेस से इस पूरे प्रोसेस से जो Fe धातु यानी कि लोहा है उसको प्राप्त कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले जो मतलब कि नली है, इससे Fe धातु को प्राप्त कर लिया जाता है। जो धातु मल है, जो स्लैग है ना, स्लैग है मतलब जो मतलब मेरे किसी काम का नहीं है, उसको यहाँ से निकाल लिया जाता है। अगर आप देखें इसकी जो बनावट, तो देखिए जो धातु मल वाला है वो नीचे है, ताकि धातु भारी होती है ना, तो भारी होकर वो नीचे बैठ जाए, और ये ऊपर मतलब यहाँ से हल्की चीज़ से निकाला जा सके। आई बात समझ में? ये क्या है सर? ये गैस निकालने का एक चैम्बर लगा होता है, जो कि यहाँ से CO और हानिकारक गैसों को, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह को निकालने का काम करता है, और यहाँ से हम गैस की सप्लाई देते हैं। आई बात समझ? तो ये पूरा हो गया आपका जो है वात्यावट्टी का इस तरह से कार्यक्रम। अब इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, है ना, उन चीज़ों को समझ लेते हैं कि इस जो है वात्यावट्टी का होता क्या क्या, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टेप होता है, उसको बोलते हैं अपचयन क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? अपचयन क्षेत्र, अपचयन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। जो है यानी कि प्रक्रिया में तापमान है, जो तापमान है वो 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के दोस्तों 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है गर्म हवाएं जो भट्टी के नीचे से आती हैं, है ना, तथा साथ ही, या साथ ही ना लिखें, है ना, जो कि है ना कोक, और जो है जो कि ना लिखें यहाँ पे, जिससे लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, जिससे कोक कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? और ये जो CO है ना, CO आगे यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड आगे Fe2O3 से क्रिया करके है ना, Fe को अपचयित कर देता है, ठीक है। तो ये इसी के अंदर, ये जो क्या बोलते हैं कि प्रगलन का जो विधि है दोस्तों, इसी के अंदर ही एक पार्ट है अपचयन। अब देखिए ना, हमने जब यहाँ पे पढ़ाया है आपको, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, अब यहाँ पे अगर आपको याद है तो यहाँ पे अपचयन क्षेत्र के बारे में मैंने बात करी,
धातुमल क्षेत्र की बात करें और दहन क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे अब हमारा इनकी क्या चल रहा है, अपचयन क्षेत्र चल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से बात होगी। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूला के फॉर्म में समझ लेते हो क्या है एक्चुअल में। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे यानी कि कोक था, तो कोक तो यानी कि कार्बन का रूप है, जैसे ही ऑक्सीजन से उसने यहाँ पे रिएक्शन कर 2CO बना लिया, ठीक है। अब CO और प्लस Fe2O3, ठीक है, ये क्योंकि ये हमारा अयस्क है, हेमेटाइट, आई बस समझ। तो ये सारा रिएक्शन यहाँ पे हुआ, तो Fe2O4 बन गया, और प्लस देखो यहाँ से CO2 बाहर निकल गया, ठीक है। अब Fe2O4 लिया हमने यहाँ पे, और प्लस ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी थी, इसके साथ क्या हुआ, इसका रिएक्शन हुआ था 2Fe, यहाँ पे जो क्या बन गया, और प्लस CO2 फिर से बाहर निकल गया, आई बस समझ। यहाँ पे CO फिर से ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड था, और CO को फिर से यहाँ पे इसने किया, तो यहाँ पे Fe और प्लस CO2 यहाँ पे बाहर निकल गया, ठीक है। तो CO2, ठीक है। ये बात तो ध्यान समझना, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल है। मैं इस चीज़ को फिर से क्या बोलते हैं मिटा देता हूँ और आपको डिटेल में फिर समझाता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, इसको आप देख लो। अगर आप यहाँ पे जो क्या बोलते घबरा रहे हो, तो मैं फिर से आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ मिटा के, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। एकदम आसान है। जैसे हमने वहाँ पे कॉपर का केस किया था, अगर आपको कॉपर का केस याद है, तो कॉपर में हुआ क्या था, ये जो था CuFeS2 था, है ना। सो प्लस O2 हुआ था यहाँ पे, तो हमको याद, हमने यहाँ पे बनाया था Cu2S, है ना, और प्लस SO2। फिर यहीं पे हम लोगों ने एक चीज़ और बनाया था, FeS हम लोगों ने बनाया था। फिर क्या किया था, CuS प्लस O2, तो फिर हमने यहाँ पे Cu, है ना, 2O बनाया था, और SO2 फिर हमने निकाल दिया था। इस तरह से हमने किया था कि FeS प्लस O2, तो अगर आपको याद है, तो हमने इसको FeO बनाया था, प्लस हमने यहाँ पे SO2 यानी कि निकाल लिया था। फिर हमने किया क्या था, Cu2O और प्लस Cu2S निकाला था। फिर हमने इसको Cu और प्लस SO2 निकाल लिया था। तो देखो, अगर वहाँ पे आपको याद है, तो हमने बार बार काम जो है करके यहाँ पे कॉपर को निकाल लिया था। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो आयरन के केस में, ये कॉपर का केस हो गया, ये कॉपर का केस हो गया। यहाँ पे आयरन के केस में कुछ नहीं करना, सिंपल Fe2O3 को आपने जैसे ही यहाँ पे कार्बन से रिएक्शन जो है कराया, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको पहले कार्बन और प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन जो है करानी पड़ेगी। तो क्या बन जाएगा, कार्बन जो मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जैसे ही आपने Ce2O3 से आपने जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड से इसकी रिएक्शन की कराई, तो Fe, है ना, Fe2O4 बना, और प्लस CO2 बाहर निकल। ध्यान समझना, यहाँ पे हर बार सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बाहर निकल रही है, और इस वाले केस में हमेशा आपको CO2 बाहर निकलती हुई दिखेगी। आई बात समझने। फिर क्या करेंगे यहाँ पे Fe2, अगले स्टेप में Fe2O4, है ना, और प्लस जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ किया, तो फिर से क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगा, और क्या बनेगा यहाँ पे Fe, है ना, 2 ये बन जाएगा। और जैसे हमने FeO किया, और प्लस फिर से हमने यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड से फिर से रिएक्शन करवाया, तो हमें यहाँ पे अपना लोहा मिल जाएगा, और प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ। तो ये सेम प्रोसेस है। मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि देखो दोस्तों, ये प्रोसेस सेम से घबराना नहीं है। एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे, आसानी से हो जाएगा, और इसी के मार्क्स मिलते हैं। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो इसको मैं एक बार अच्छे से फिर से आपको यहाँ पे जो है समझा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, जो ये हमारा लोहा निकल गया, यही तो हमको आयरन मतलब कि चाहिए था। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे फार्मूला लगा के ये इस तरह से बन गया। आई बात समझने। तो इस यानी कि प्रक्रिया में जो लोहा प्राप्त होता है, उसको स्पॉन्जी आयरन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, इस प्रक्रिया से प्राप्त लोहे को स्पॉन्जी, है ना, लोहा कहते हैं। इसको हिंदी में स्पॉन्जी ही लिखना, स्पॉन्जी लोहा कहते हैं, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब ये तो हमको समझ में आ गया। तो अगला जो स्टेप हमने देखा था, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो हमने यहाँ पे आ जाओ आप। अब चैक हमने समझ लिया। अब देखते हैं यहाँ पे जो है धातुमल क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगला हम पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कि धातुवन क्षेत्र ये क्या होता है, इसको ध्यान समझते हैं, ठीक है। को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैग जोन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, स्लैग जोन। ओके। तो इसका तापमान जो है दोस्तों
इसका तापमान जो होता है वो क्या होता है 900 जो है डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 जो है डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसमें जो है चूना पत्थर, इसमें जो है आपका जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर CaO है ना, CaO और प्लस CO2 में बदल जाता कैसे, ध्यान समझेंगे। CaCO3 हमने चूना पत्थर मिलाया था और जैसे ये क्या होगा यहाँ पे गर्म हो तो क्या होगा CaO और प्लस CO2 में ये निकल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक बात आपको समझ में तो आई गई होगी दोस्तों, है ना। तो अब आगे समझते हैं इसकी थोड़ी सी पिक्चर। ठीक है, अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे जो आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है हमने यहाँ पर रेत भी मिलाया था, है ना, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जब भी धातु मल का काम आएगा, जब भी धातु मल आएगा इसमें रेत जरूर मिलाते हैं, है ना। तो अब हमने यहाँ पे इसी के साथ जो सिलिका है, रेत को भी दोस्तों सिलिका बोलते हैं, सिलिका मिलाया गया था, है ना, सिलिका मिलाया गया था, है ना। तो अब क्या होगा SiO2 और प्लस CaO, ये आपस में रिएक्शन यहाँ पे जो है करेंगे और क्या क्या बनाएंगे CaSiO3, है ना, यही तो है स्लैग, ये धातुमल, यही तो है धातुमल। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आओ, ये जो आपको यहाँ पे स्लैग दिख रहा है ये क्या है दोस्तों CaSiO3, ये आपका स्लैग है। आई बात समझ में, ठीक है, ओके, यहाँ तक आगे बात समझ में। और अब क्या करेंगे ध्यान समझेंगे, CaCO3 और प्लस कार्बन, पहले से ये होगा चूना, ये हो गया आपका कोक, ये वाला, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे फिर से CaO और प्लस CO गैस, ये हमने यहाँ से इसको निकाल दिया, ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, आइए बात समझिए। द लास्ट स्टेज आपका यहाँ पे है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे दहन तथा गलन क्षेत्र। ठीक है, ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे हमको इस प्रक्रिया, यहाँ पे लिखेंगे इस जो है प्रक्रिया का तापमान, है ना, तो 1200 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तक होता है। ये बात समझिए आपको, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। इसमें जो मेन प्रोसेस होता है सेम होता है ना। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका जो कार्बन होता है, यानी कि जो कार्बन होता है और प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन होके पहले तो ये आपका मोनोऑक्साइड यहाँ पे जो बनाएगा एक गैस है, आई बात समझ में। फिर क्या करेगा कार्बन और प्लस O2 ये मिलकर CO2 बनाएगा आपका, आई बात समझ में। और फिर 2CO2 और प्लस कार्बन मिला करके यहाँ पे फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और इस तरह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये पूरी बात समझ में आई, इस वाले प्रोसेस में यही होता है, ठीक है। और फिर होता क्या है कि पिघला हुआ जो लोहा होता है दोस्तों, पिघला हुआ जो लोहा होता है ना, को कार्बन संतृप्त है ना किया जाता है या होता है ना। यहाँ पे जो है इस तरह से होता है, मतलब कि संतृप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो जिससे लोहे को मजबूती मिलती है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे आप उसमें लोहे में जैसे जैसे आप जो कार्बन मिलाते जाएंगे उसकी स्ट्रॉन्ग या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है, मिलती है। और कच्चे लोहे को निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका यहाँ पे आयरन का मेटलर्जी खत्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले अगर लोहे का यहाँ पे बात करेंगे तो पहले हमने उनको देखा अयस्क को, फिर इसके जो है निष्कर्षण की क्या क्या बात है। हाँ, एक चीज़ और समझा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये जो अपचायन वाली प्रोसेस है,
आई बात समझ में। ये जो यहाँ पे जो अपचयन का जो प्रोसेस है, ठीक है, तो अपचयन की जो प्रोसेस है यहाँ पे, ये कहाँ गया आपका, ओके, ये अपचयन का जो प्रोसेस है, इसमें जो तापमान होगा वो होगा 400 डिग्री से 600 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में, 400 जो है डिग्री से लेकर के 600 डिग्री सेल्सियस, जी यहाँ पे हो गया। आई बात समझ में। इसका जो आगे वाला प्रोसेस है धातुमल वाला है ना इसका, तो इसका तापमान दोस्तों 900 डिग्री से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और ये जो दहन वाला है, ये दहन वाला है ना, इसका तापमान होता है 1200 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस। तो ये अलग अलग तापमान एक जगह मैंने लिख दिया ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने यहाँ पे लोहे का भी इस तरह से देख लिया, फॉर्मूले वगैरह भी देख लिए इस तरह से, है ना। और मैंने यहाँ पे वाते वटी आपको समझा दिया, और अच्छे से इनको आप एक बार प्रैक्टिस जो है करना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जो है हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों, है ना, कॉपर को, यहाँ पे हम लोगों ने कॉपर और प्लस आयरन दोनों के ही यहाँ पे धातु कर्म को देख लिया है, धातु का हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे वाली जो क्लासेस आएंगे उसमें हम यहाँ पे धातु का संक्षारण उसको पढ़ेंगे, देन फिर आगे इसी जो है तरीके से टॉपिक को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप जो पढ़ते रहिए, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक यानी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में